गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो करंट अफेयर्स में आज भी 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो होमवर्क के तौर पे लिख लीजिए। तो जैसे एक है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, जीपीटी ट्रांसफॉर्मर, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। ये जो नया कंसेप्ट है, अब इन दिनों में जो अब हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितना आगे जा रहे हैं, तो ये लैंग्वेज मॉडल है और ये पूरा ह्यूमन टेक्स्ट की तरह बिहेवियर करेगा, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। तो इसके बारे में अब सवाल आना शुरू होंगे। इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात जो हम करते हैं, दूसरे एनिमल्स में और मनुष्य में, ह्यूमन बीइंग में जो डिफरेंस है वो है कॉन्शियसनेस का। इंटेलिजेंट तो वो भी है, बट जो चेतना, कॉन्शियसनेस जो मनुष्य में होती है, वो चेतना, वैसी चेतना उनमें काम नहीं करते, दूसरे एनिमल्स में उस तरह से नहीं होते। इसलिए हम चेतना की वजह से थोड़ा सा दूसरे, क्योंकि माइंड तो उनके पास भी है, ब्रेन तो है, माइंड भी है, और ब्रेन, इसलिए आप इमोशंस भी देखते हैं उनके अंदर, एनिमल्स में, डॉग में, कैट में, जो हमारे कैटल्स होते हैं। मनुष्य के साथ रहने वाले जितने एनिमल्स हैं, आप उनके अंदर बिहेवियर देखते हो। तो एनिमल बिहेवियर इथोलॉजी में जब हम जाते हैं तो अब उनको ट्रेंड भी कर सकते हैं, सिखा भी सकते हैं, लर्निंग होती है उनमें। एनिमल्स हमारे साथ सर्कस में कैसी बिल्कुल सारी हरकतें करना सीख जाते हैं, मनुष्यों की तरह काम करना सीख जाते हैं। तो इथोलॉजी तो काम करना सिखाती है। तो ये जो सीखने वाली जो चीज़ है, ये तो इंटेलिजेंस है, इसको बोलेंगे बुद्धिमत्ता। लेकिन चेतना डिफरेंट चीज़ है, चेतना डिफरेंट चीज़ है। चेतना की वजह से मनुष्य थोड़ा सा आगे निकल जाता है। वो केवल भावुक नहीं होता, वो केवल लर्निंग तक या प्रैक्टिस करने से कोई चीज़ सीख गया। तो लर्निंग बिहेवियर, इंस्टिंक्ट बिहेवियर और जो चीज़ें हैं ऐसी जो दूसरे एनिमल कर सकते हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा अलग कर सकता है। तो इन दिनों में जो मशीनें बनती जा रही हैं, रोबोट्स बनते जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब चीज़ें जो हम करवाते जा रहे हैं मशीनों से। तो क्रिश्चियनिटी में एक कहानी आती है कि जूस गॉड्स जो थे वो अपनी पूजा करवाना चाहते थे मनुष्यों से, लेकिन गॉड में से किसी ने एक चीज़ लीक कर दी। जो गॉड का ग्रुप था, जूस गॉड जो थे, उन्हीं में से किसी ने एक चीज़ लीक कर दी और लीक करके वो आम लोगों को पहुंचा दिया, खास करके यूनान में, ग्रीस में और उधर यूरोप में। तो उस कहानी में ये है कि जैसे ही वो मनुष्यों के अंदर आई, उन्होंने पूजा पाठ करना बंद कर दिया, जूस गॉड को मानना बंद कर दिया। और वो चीज़ थी कॉन्शियसनेस, चेतना। इसका मतलब चेतना लीक हुई है, चेतना लीक होकर के आई है। गॉड लोगों के पास थी, गॉड जो थे, भगवान थे, उनके पास थी, आम लोगों के पास नहीं थी। वर्तमान समय में हम देखें तो बहुत सारे जो नवजागरण के, पुनर्जागरण के आंदोलन हुए, उन्होंने चेतना जगाने का, सामाजिक चेतना जगाने का काम किया, धार्मिक चेतना जगाने का काम किया।
स्वामी विवेकानंद ने इस देश की धार्मिक चेतना को जगाने का काम किया। कॉन्शियसनेस, रिलीजियस कॉन्शियसनेस, वो डिफरेंट चीज है। इंटेलेक्चुअल होना बिल्कुल डिफरेंट चीज है। रिलीजियस इंटेलेक्चुअल अलग चीज है, रिलीजियस कॉन्शियसनेस होना अलग चीज है। ठीक है, धार्मिक बुद्धिमत्ता और धार्मिक चेतना। तो वो आर्टिकल लिखने वाला बड़े मजे से लिख रहे थे, तो बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा उन्होंने कि जूस गॉड को उन्होंने जैसे ही चेतना किसी ने लीक की तो उन्होंने गॉड को मानना ही बंद कर दिया, और वही डेमोक्रेसी और मैग्ना कार्टा और वो सब चीज़ें उस पर चल पड़े, रूल ऑफ लॉ और उस पर। तो यूरोप आज इसलिए आगे, और उसी को हम यूरोपियन रेनेसां भी बोलते हैं, यूरोपीय पुनर्जागरण भी बोलते हैं बाद में जाकर के। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि कहीं कोई मशीनों में, मनुष्यों में से जो चेतना है, कहीं कोई मनुष्यों में से अगर चेतना किसी दिन लीक कर दी और मशीनों को बता दी, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो मशीन है यही अपने आप को, हॉलीवुड में तो बहुत सारी मूवी भी बनी ना इसमें, ट्रांसफॉर्मर और वो कौन सी, नहीं कौन सी आती है वो, हाँ बहुत सारी मूवीज हैं उसमें जिसमें मशीनें बदला लेती है और मनुष्य बहुत परेशान हो जाते हैं। मनुष्यों के अंदर ही चेतना, यानी कि मशीनों में यदि गॉड में से अगर चेतना लीक होकर के मनुष्यों में आ सकती है, तो मनुष्यों में से भी तो कोई चेतना लीक कर सकता है, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकता है, इस तरह की चीज। अभी तो क्या है कि वो बिहेवियर से सीखता है। तो बड़ा मजेदार फील्ड है ये नया वाला, और इसको इस रूप में आपको याद रखना है, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, जीपीटी। ठीक है, और इसको जो है आप थोड़ा सा नोट्स बनाइए, इसके ऊपर 100 वर्ड का 150 वर्ड में एक आंसर लिखिए कि अगर इनके अंदर कॉन्शियसनेस भी आ गया, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आ ही रहा है, एआई का तो जमाना ही है अब, एआई के ऊपर तो आपको खूब सारे आर्टिकल मिलते हैं। लेकिन एआई के साथ साथ यदि कॉन्शियसनेस भी आ गया तो ये मशीनें तो फिर चेतना वाली हो जाएंगी, और जिसके लिए मनुष्य अलग से जाने जाते हैं, अगर उन्हीं के लिए अगर मशीनें भी ट्रेंड हो गई तो फिर मशीनों को पकड़ना, और मशीनें जब अपराध करेंगी तो मनुष्य कैसे उसको कंट्रोल करेगा, नियंत्रण कैसे करेगा? तो मनुष्य नियंत्रण कर पाएगा क्या? तो ये चीज है। एक तो ये आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग फील्ड है, और इसको जब आप डीप में पढ़ेंगे और साथ में कॉन्शियसनेस वाली बात को जोड़ेंगे तो बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे आपको इसके ऊपर, है ना। और ये नया फील्ड है, तो नया फील्ड जब भी कभी कोई आता है तो उसको हम लोगों को लेना पड़ता है। जब भी कोई नई ऐसी चीज़ आती है ज्ञान के इस फील्ड में, तो हमको ये चीज़ पढ़ते रहना चाहिए, यही हमारा सिलेबस है। तो एक तो आपको ये करना, कल एनर्जी वाला आपको बताया था बहुत अच्छे से, तो उसको एनर्जी वाले को फिर से रिपीट करवा देता हूँ, एनर्जी जोड़ दीजिएगा। एक मैंने पॉलिटी से लिया था कल, एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर बात की थी हमने, तो एंटी डिफेक्शन लॉ वाला जोड़ लीजिए। और एक इन्वायरमेंट का हमेशा के लिए और भी रहेगा, तो इन्वायरमेंट फिर से जोड़िए, यानी कि फ्यूल ट्रांजिशन ठीक से हो पाएगा कि नहीं, हम लोग सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को ठीक से कर पाएंगे कि नहीं, उस बात को फिर से जोड़िए। अडानी वाली स्टोरी चल ही रही है अभी, तो उसको जोड़ के रखना है, दोनों पक्षों में जोड़ के रखना है, क्योंकि ये सच्चाई है कि मटेरियलिज्म आ चुका है, भौतिकवाद आ चुका है, तो जन सुविधाएं बढ़नी चाहिए, और लोगों को अच्छे रोड की भी ज़रूरत होगी, फ्लाईओवर की भी ज़रूरत होगी, अच्छे एयरपोर्ट की ज़रूरत होगी, अच्छे रेलवे स्टेशनों की ज़रूरत होगी। बट जितना इन्वेस्टमेंट जनता के माध्यम से कराया जा रहा है, उतना जॉब जनरेशन हो रहा है कि नहीं? आज हम इसी की चर्चा करेंगे, जॉबलेस ग्रोथ, क्योंकि आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है? तो इकोनॉमी में कल हमने जीडीपी की बात की। जीडीपी जब हम बताते हैं तो क्या जीडीपी ग्रोथ का पैरामीटर है या डेवलपमेंट का पैरामीटर है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कई जगह पर जीडीपी बहुत अच्छा हो जाएगा तो क्या उससे खुशहाली आ जाएगी? क्या उससे राइट टू इक्वलिटी
जिसको कहते हैं सबका साथ सबका विकास जो कहा जा रहा है, वो वाकई में सबका विकास होगा? नहीं होगा तो फिर ऐसे जीडीपी का क्या करना है? बाकी जीडीपी के आंकड़े अगर गिरेंगे तो सरकार पे आरोप आता है कि उसने ठीक से काम नहीं किया। तो वो जीवीए कंसेप्ट 2016 से मोदी जी लेके चलते हैं, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड को लेके चलते हैं, इसलिए वो जीडीपी के उस लफड़े में नहीं पड़ते, वो जीवीए को लेके चलते हैं, उसमें थोड़ा सेफ रहता है। ठीक है, तो वो हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें और है जो आपको मैं होमवर्क के तौर पे बता दूं, जैसे कि ग्रीन जीडीपी का कंसेप्ट, एक वर्ड है ग्रीन जीडीपी। जब हम एनवायरमेंटल कंसर्न्स को इधर लाते हैं जीडीपी में, हमारे प्रोडक्शन में और कंजम्पशन में, इनकम में, इन सब में हम जब एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी जोड़ देते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्रीन जीडीपी। लेकिन ग्रीन जीडीपी को नापना और मेजरमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि जब भी हम ग्रीन जीडीपी की बात करेंगे तो सॉइल इरोजन, अब सॉइल इरोजन को ही अगर हम ले लें कि हम डेवलपमेंट तो करें बट सॉइल का इरोजन ना होने दें, क्योंकि सॉइल बनने में बहुत टाइम लगता है। तो आप सॉइल प्रोफाइल जब देखते होगे तो ऊपर का जो लेबर है उसको बनने में ही हज़ारों साल लग जाते हैं, कई बार सैकड़ों साल लग जाते हैं। और इरोजन में तो एकदम से डिफॉरेस्टेशन होता है, अर्बनाइजेशन होता है, ओवर ग्रेजिंग होता है, तो एकदम से ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है, तो इरोजन तो बहुत फास्ट होता है। तो फिर उस लेयर को बनने में तो कई साल लग जाएंगे। ये तो बड़ा चैलेंज है, बट उसको मापोगे कैसे कि कितनी सॉइल पिछले साल थी और इसे एक वर्ष में कितनी सॉइल चली गई है, इसको मापना तो बड़ा चैलेंज है। इसलिए ग्रीन जीडीपी के और ये जो कंसेप्ट हैं ये बड़े खतरनाक है। फिर जेंडर सेंसिटिव जीडीपी, तो जीडीपी में जेंडर का कितना रोल है, यानी कि महिलाओं का कितना रोजगार लगा, या यूँ कहें कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में, फीमेल पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स वो कितना ग्रो किया है, क्योंकि अगर वो नहीं है तो फिर जीडीपी का कितना हिस्सा उनको गया है, महिलाओं के पास गया है। तो जैसे जेंडर बजटिंग करते हैं वैसे जेंडर जीडीपी, ग्रीन जीडीपी मतलब इन्वायरमेंट का फैक्टर, जेंडर जीडीपी मतलब महिलाओं की पार्टिसिपेशन। आगे समझ? तो ये चीज़ें जो है ये इसके साथ बढ़ती जाएंगी। फिर आएगा कि जीडीपी को एज ए डेवलपमेंट का पैरामीटर मानने में क्या क्या चैलेंजेस है, कितनी सारी चीज़ें हैं, भारत में चुनौती क्या है जीडीपी के मामले में। बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो वो सारी चुनौतियां आपको लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, लिटरेसी की चुनौती है सबसे पहले तो। ठीक है, जीडीपी के आंकड़े विश्वसनीय, कितने ट्रस्टवर्दी हैं वो आपको देखना पड़ेगा, उस पर कितना विश्वास किया जा सकता है। एजेंसीज की पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, और समय सीमा, टाइम लिमिट एक बहुत बड़ा इशू है भारत में, समय पे काम नहीं होते। करप्शन बहुत है, तो इस फील्ड में भी डेटा भी करप्ट होकर के आएगा। जो जहाँ मनी का करप्शन होता है वहाँ डेटा का करप्शन भी होता है, तो डेटा की विश्वसनीयता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके चैलेंजेस जीडीपी वाले और भी हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, आपको मिल जाएगी, गूगल में जाके करेंगे तो मिल जाएगी। तो जीडीपी को इस तरह से करते हैं। तो आइए बड़ी डिबेट पे आते हैं। देखा जाए तो डिबेट ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट नहीं है। कई लोग इसको वो कर लेते हैं, आमने सामने खड़ा कर देते हैं, एक तरफ ग्रोथ को खड़ा कर देते हैं, एक तरफ डेवलपमेंट को खड़ा कर देते हैं। प्रोसेस के ऊपर, उसकी जो प्रोसेस है उसके ऊपर डिबेट है। ग्रोथ और डेवलपमेंट से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक दोहा जो आपने सुना होगा, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर वाला। तो ग्रोथ का मतलब खजूर का पेड़, खजूर का पेड़। ग्रोथ वर्टिकल होती है ना, और डेवलपमेंट हॉरिजॉन्टल होता है, समान रूप से होता है, तो मल्टी डायमेंशनल होता है। डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है।
और हॉरिजॉन्टल होता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेस का, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये कहलाएगा डेवलपमेंट। और केवल किसी एक आदमी का आगे बढ़ते जाना ग्रोथ, सिंगल अडानी टाइप दूसरे नंबर पे पहुंच गया। तो भारत में लोगों का जीवन स्तर सुधर जाना चाहिए, लिविंग स्टैंडर्ड सुधर जाना चाहिए। अगर भारत का कोई व्यक्ति दूसरे नंबर पे पहुंच गया तो फिर तो गरीबी लगभग गायब हो गई, फिर तो खाने की समस्या बिल्कुल नहीं, फिर तो स्वास्थ्य की समस्या बिल्कुल नहीं, और हर आदमी पढ़ा लिखा हो जाना चाहिए। क्योंकि हमारा एक व्यक्ति जो है बहुत आगे चला, हमारे परिवार में से यदि कोई एक आदमी करोड़पति हो जाए तो घर के सारे लोगों के कपड़े बदल जाएंगे ना, घर के सारे लोगों के कपड़े बदल जाएंगे। किसी के पास स्कूटी थी तो सबके पास कार आ जाएगी, कोई एकदम छोटे मोटे किसी स्कूल में पढ़ता है तो प्राइवेट स्कूल में, पब्लिक अच्छे महंगे स्कूल में पढ़ने लग जाएगा उसका बच्चा। घर के एक सदस्य के करोड़पति हो जाने से घर के बाकी सदस्यों की जिंदगी में कितने सारे परिवर्तन आते हैं, जबकि सदस्य तो एक ही आदमी बना है करोड़पति, लेकिन बाकी सारे सदस्यों की जिंदगी में परिवर्तन आ जाता है। त्योहार पे सबको गिफ्ट मिलते हैं, महंगे गिफ्ट मिलते हैं। छोटा भाई के पास बाइक थी तो कार आ जाएगी, क्योंकि बड़े भाई ने ये उपलब्धि हासिल कर ली, वो करोड़ पे। तो भारत के किसी व्यक्ति का अगर स्थान दूसरा नंबर हो गया दुनिया में तो भारत के सभी लोगों का भाग्य बदल जाना चाहिए फिर। तो इसलिए वो ग्रोथ हुई थी, डेवलपमेंट नहीं था। आ गया समझ में? उसको क्या कहेंगे? ग्रोथ। वही बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं मिलती और फल लागे अति दूर, बहुत दूर पेड़ फल लगते हैं, वो हमारे काम के नहीं तो खजूर के पेड़ के जो फल हैं तृप्ति नहीं देते, लेकिन आम का पेड़ जो है छाया भी देता है और आप फल तोड़ करके खाते हो, तृप्ति भी मिलती है। खजूर खाने से कोई तृप्ति थोड़ी मिलती, ठीक है। एक तो मिलता बड़ा मुश्किल से, पकता है तो हाथ से तोड़ नहीं सकते, पत्थर भी मारोगे तो नहीं तोड़ सकते, क्योंकि खजूर का पेड़ बहुत ही ऊंचा होता है। वो तो जब पक जाता है और नीचे गिरते हैं तो बात अलग है, या फिर उसको जो फसल लेने वाले जो खजूर की फसल लेते हैं वो लोग प्रोफेशनली वो चढ़ करके तोड़वाते हैं उसको, एक्सपर्ट लोगों से। अदरवाइज तो हर किसी के बस की बात नहीं। जबकि ये तो आम आदमी के, आम जो है नाम ही उसका आम है जनरल, बिल्कुल एकदम आम आदमी। आया समझ? तो विकास इसको कहते हैं। आम का पेड़ विकास का प्रतीक है, सिंबल किसका? डेवलपमेंट का, ठीक है। और वो खजूर ग्रोथ का। तो अभी जो हो रहा था भारत में वो क्या था? ग्रोथ। अब वो बंद हुई तो हो सकता है अब डेवलपमेंट भी हो, क्योंकि वो बंद हो गई है, उसको पोषण मिलना बंद हो गया है, उसकी हाइट कम कर दी है, सब कुछ नीचे आएगा वो, तो थोड़ा काम का भी हो शायद। कुछ बात समझ में आई ना? इसलिए कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। अभी इतने दिनों से जो 91 के बाद एलपीजी के टाइम से जो हो रहा था वो क्या था? जॉबलेस ग्रोथ। इंडस्ट्री 4.0, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और सब, इसकी वजह से हो रहा था जॉबलेस ग्रोथ, यानी जॉब नहीं लगेगा, ग्रोथ होगी। तो फिर वो डेवलपमेंट नहीं है, विकास नहीं कह सकते उसको, ठीक है। विकास सब्जेक्टिव होता है, डेवलपमेंट सब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है। ग्रोथ जो होती है वो ऑब्जेक्टिव और डेवलपमेंट सब्जेक्टिव, ठीक है। टेंजिबल होती है, डेवलपमेंट एक तरह से टेंजिबल होता है, ग्रोथ नॉन टेंजिबल है। एक और चीज है, ग्रोथ जो है वो स्टैटिस्टिशियन के काम की चीज है। सरकार में जो आंकड़ों से खेलते हैं तो वो आंकड़ों की जादूगरी है, कलाबाजी है। ग्रोथ आंकड़ों की कलाबाजी है, जीवन स्तर से कोई लेना देना नहीं। ग्रोथ में लोगों की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता। तो 5 चीजें जोड़ लीजिए लोगों की जिंदगी में, 5 चीजें: लिविंग स्टैंडर्ड, फूड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो वाला, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फूड, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन। ये 5 चीजें बदलती है, विकास होता है। तो
एजुकेशन इंप्रूव होती है, हेल्थ इंप्रूव होती है, हाउसिंग अच्छा हो जाता है, उसमें सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर सब आ गया। हाउसिंग मतलब कंप्लीट हाउस, सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर आल्सो, और लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन जीने का जो मानक है, स्टैंडर्ड है, वो चेंज हो जाएगा। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 साल जीते थे औसत, तो अब 72 साल, 70 साल, 80 साल जीने लगेंगे। हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, यानी क्लीन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स भी जुड़ जाएंगे इसमें। ग्रोथ में इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। और लास्ट में हैप्पीनेस, खुशी, खुशी भी मिलेगी, जो भूटान ने हैप्पीनेस इंडेक्स शुरू किया था, हैप्पीनेस। अब कभी ये डिबेट आए ना, डिबेट तो नहीं कहेंगे, प्रोसेस अलग अलग है, लेकिन ये जब कभी भी आएंगे तब आप अच्छे से लिख पाएंगे कि नहीं? आपके पास मुद्दे हैं बहुत सारे लिखने के लिए, पॉइंट्स हैं, ठीक है? तो विकास, विकास समतावादी होता है, यानी कि इगैलिटेरियन होता है, समतामूलक होता है। सबका साथ सबका विकास जो नारा दिया था वो समतामूलक। जबकि ये कैपिटलिज्म होता है, ग्रोथ कैपिटलिज्म, पूंजीवादी, पूंजीवादी मानसिकता, दक्षिणपंथी मानसिकता, राइटिस्ट, अल्ट्रा राइटिस्ट, राइटिस्ट और अल्ट्रा राइटिस्ट आइडियोलॉजी। ग्रोथ क्लॉकवाइज चलती है, क्लॉकवाइज। किसी भी काम को इस आधार पे किया जाता है कि इससे मुझे क्या प्राप्त होगा, लाभ कितना होगा, प्रॉफिट ओरिएंटेड इकोनॉमी। उसमें वेलफेयर ओरिएंटेड इकोनॉमी होती है, वेलफेयरिस्टिक इकोनॉमी, वेलफेयरिस्टिक इकोनॉमी, डेवलपमेंट वेलफेयरिस्टिक इकोनॉमी होता है। वाकई में लिबरलिज्म होता है, सोशलिज्म होता है और लिबरलिज्म होता है। और ये होता है नियो लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म ऑब्लिक नियो लिबरलिज्म। आ गया समझ? तो ये है, और उसका उद्देश्य होता है कि सब साथ चलेंगे। उसमें जैसे कोई झुंड जा रहा है, 13-14 लोग हैं, 15 लोग हैं, और कहीं जा रहे हैं, तो कोई अगर धीरे चल रहा है तो वो लोग रुक जाते हैं, बात करते हुए जाते हैं। कोई पीछे रह जाता है तो उसके लिए रुक जाते हैं। ग्रोथ वाले में रुकते नहीं है। स्पीड अगर कोई बहुत तेज रख सकता है तो वो जितना जल्दी पहुंच जाएगा तो वो अकेला पहुंच जाएगा। तो इसलिए वो सबका साथ सबका विकास वाली बात नहीं होती, ठीक है? जो डेवलपमेंट है उसके साथ रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, ये वाले मूल्य भी जुड़े रहते हैं। मॉरल वैल्यूज वो भी रहती हैं, एथिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज वो भी होती है, एथिक्स होता है। उसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की भावना होती है ग्रोथ में। ग्रोथ में होती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जंगल राज, जिसकी लाठी उसका भैंस, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, वो उसका अधिकार है, क्योंकि उसके पास पावर है। पावर का गेम होता है। कुछ समाज जो हैं वो ग्रोथ के पैरामीटर पे ही चलना चाहते हैं, इन्हीं सिद्धांतों पे चलना चाहते हैं, लेकिन वो लेजिटिमेसी जनता से प्राप्त नहीं कर पाते, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं प्राप्त कर पाते, लॉ से। तो लीगल जो है सपोर्ट लेने के लिए, या यूं कहें कि लेजिटिमेसी मतलब एक तरह से मान्यता नहीं मिल पाती समाज से, क्योंकि वो कर तो गलत रहे हैं। तो ऐसे में वो ईश्वर के कंसेप्ट को बीच में ले आते हैं। वो बोलते हैं ये ईश्वर की कृपा से हो रहा है, ये ईश्वर की वजह से हो रहा है, तो वो रिलीजन को बीच में ले आते हैं। और वहां से उनके कॉन्शियसनेस पे पर्दा डालते हैं। तो डेवलपमेंट की चीज में कभी भी रिलीजन को बीच में लाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है। डेवलपमेंट साइंटिफिक टेम्परामेंट के हिसाब से चलता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर। जबकि ग्रोथ को प्राप्त करते समय बहुत सारा वायोलेशन होता है, लीगल वायोलेशन होते हैं, इन्वायरमेंटल जो
फिर जितने एक तरह से क्लियरेंस मिलना, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल पाती, लेकिन ग्रोथ तो करना है, पेड़ तो कटेंगे। तो इन सब चीज़ों को वो करने के लिए फिर वो थोड़ा सा सपोर्ट ईश्वर का ले लेते हैं, ईश्वर को बहुत मानने लगते हैं, मंदिर बनवाने लगते हैं, ये सब करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जनता का ध्यान जो है उधर चला जाता है। उनको लगता है ये ईश्वर का मंदिर बना रहे हैं, इसका मतलब ये जो भी कर रहे होंगे अच्छा ही कर रहे होंगे, जबकि उसका ह्यूमैनिटी से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है उसके साथ। तो ऐसे लोग ईश्वर का सबसे ज़्यादा, धर्म का सबसे ज़्यादा सहारा लेते हैं। जो जनता का शोषण करते हैं वो धर्म का सबसे ज़्यादा सहारा लेते हैं। उनको ज़रूरत भी पड़ती है, बिना धर्म का और ईश्वर का सहारा लिए बगैर वो शोषण कर ही नहीं पाते। इसलिए कार्ल मार्क्स ने उसको अफीम कहा था, धर्म को अफीम कहा था। उन्होंने कहा कि अफीम खिला दो, उसका सब कुछ लूट लो। तो कॉन्शियसनेस पे पर्दा, वो बात वहीं आएगी, कॉन्शियसनेस पे। क्योंकि मनुष्यों के पास कॉन्शियसनेस आ गई है, लेकिन उस पर तो परत जमाई जा सकती है ना, धूल जमाई जा सकती है कॉन्शियसनेस पे। तो धर्म की धूल जम जाती है उस पर, कॉन्शियसनेस पे। तो फिर उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, आसानी से एक्सप्लॉइट किया जाता है। क्योंकि अदरवाइज तो वो उसकी बात मानेगा नहीं ना। जब तक कोई भी आदमी सरेंडर कैसे होगा? श्रद्धा होगी तो होगा। और श्रद्धा कब पैदा होगी? वो तो ईश्वर में ही हो सकती है, परम तत्व में हो सकती है, शक्ति के बल पे हो सकती है। तो शक्ति या तो धर्म की हो चाहे धन की हो, उसी के आधार पे श्रद्धा पैदा होती है। इसलिए आपके यहाँ जो शराब का ठेकेदार होगा, जो सबसे ज़्यादा संपत्ति होगा, जिसके पास बहुत बड़ी हवेली होगी, उसको भी सब लोग जाकर के पैर छूते हैं, चाहे उसकी योग्यता जो भी हो, 8वीं पास भी होगा तो तब भी सब लोग उसके सबसे पहले पैर छुएंगे, उसके बाद हाथ जोड़ करके उससे बात करते हैं। क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी हवेली, बहुत सारी गाड़ियां हैं और बहुत पैसा है और गुंडे वगैरह बहुत हैं, तो उसको सब लोग पैर छूते हैं पहले। तो एक श्रद्धा पैदा हो जाती है। भय बिनु होए न प्रीति, है ना। तो तुलसीदास जी लिख के गए रामचरितमानस में कि भय के बिना प्रीति नहीं होती। तो चाहे वो धर्म का भय हो, चाहे वो धन का भय हो, चाहे वो बाहुबल हो, भुजाओं का भय हो, ताकत का भय हो, उसके बिना प्रीति नहीं होती। भय से प्रीति होती है। ठीक है। तो और उसी के जब हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं और एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, तो उसमें धर्म की उत्पत्ति के कारण जो बताया उसमें यही था कि सबसे पहले मनुष्य को सपना आया था और उसने किसी व्यक्ति को मरा हुआ देखा। तो उस रहस्य को समझ नहीं आया। एक तो उसको लगता था रात को तो मैं सोया हुआ था, फिर ये घूम फिर कौन रहा था, मुझे जो सब कुछ दिखाई दे रहा था ये क्या झंझट है। जरूर कोई न कोई ताकत है, ये कोई न कोई ताकत है जो हमारे बीच की नहीं है। और मुझे तो बहुत कुछ ऐसा दिखा जो पहले कभी नहीं दिखा। इसका मतलब कोई न कोई तो है यहाँ पे, मौजूद है, जो मुझे दिखता नहीं है फिर भी है। और दूसरा, एक व्यक्ति बोल रहा था, हमारे साथ खाना खाता था, घूमने जाता था, शिकार करने जाता था, अब ये लेटा हुआ है। अब इसकी आवाज़ कहाँ चली गई? इसका तो कोई रिएक्शन नहीं है। तो इसके अंदर कोई न कोई था जो अब नहीं है। वही तो बोल रहा था, जो पहले था वो बोल रहा था। उससे फिर धर्म की उत्पत्ति हुई, जादू की उत्पत्ति हुई। तो धर्म की उत्पत्ति के जितने भी सिद्धांत हैं जो आप सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में, क्योंकि मैं जो बता रहा, देखो मार्केट में जो चल रहे हैं वो सब सिद्धांत परीक्षा में नहीं पूछे जाते। मैं बता रहा हूँ वो तो परीक्षा में आएंगे ना, आपके काम के तो वही हैं। जो मैं बता रहा हूँ परीक्षा में तो वही पूछे जाएंगे। जीववाद, एनिमिज्म, टाइलर का, ए.बी. टाइलर, ई.बी. टाइलर। जब आप बायोलॉजी की किताबें पढ़ोगे तो वो बोलेंगे हिंदुओं की ये मान्यता है, फिर लिखेगा मुसलमानों की ये मान्यता है, फिर लिखेगा ईसाई लोग ऐसा मानते हैं, और नीचे लिख देगा ये सब कोरी कल्पनाएं हैं। अब हम आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ बताते हैं, अब हम आपको ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बताते हैं, डार्विनिज्म, लेमार्किज्म, लुइस पाश्चर, जीवात, जीवोत्पत्ति, बायोजेनेसिस, वो चीज़ें शुरू होती है। तो बायोलॉजी में वहाँ से ये शुरू होती है। हिस्ट्री में मैं जो बता रहा हूँ वहाँ से शुरू होगी। सोशियोलॉजी में ये सिद्धांत शुरू होंगे। एंथ्रोपोलॉजी पढ़ोगे तो ये होगा। तो जो भी धर्म के बारे में, हाँ, अगर आप दर्शन शास्त्र ले लोगे, फिलॉसॉफी ले लोगे, तो जरूर वो सांख्य दर्शन और वेद की बात भी आ जाएगी, उपनिषद भी आ जाएंगे। बट वो वाली चीज़ें जो बाबा जी बताते हैं वो तो कभी नहीं आना है। कथा में जो चलता है वो तो कभी नहीं आना है ना, वो तो कभी जीवन में कभी आना ही नहीं है। एक सिंगल क्वेश्चंस तो या तो हिस्ट्री से आएंगे,
सोशियोलॉजी से आएंगे, एंथ्रोपोलॉजी से आएंगे, फिलोसॉफी से आएंगे। तो फिलोसॉफी तो हम इंडियन कल्चर में आपको बताते ही हैं, सारे दर्शन हमने पढ़ाए, उपनिषदों का सार पढ़ाया, वेद पढ़ाए, है ना। और पुराणों की बात भी हमने की, तो महाकाव्य रामायण और महाभारत के लेक्चर भी आप हमारे आप देख सकते हो। हमने जो रामायण और महाभारत जो भारत एक खोज के हिसाब से बताया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के हिसाब से, वो आपको पूछे जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कुछ दार्शनिक और एनालिटिकल व्याख्या करना है तो महासमर और अभ्युदय नरेंद्र कोहली वाला पढ़ लीजिए, तो थोड़ा सा एकदम मॉडर्न। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या यूज़ हो सकता है गीता का, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या यूज़ हो सकता है रामायण का, तो भगवान राम एक बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे भी आपको उपदेश देते हुए दिखेंगे, भगवान कृष्ण भी एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे। तो भगवान कृष्ण, भगवान राम, स्वामी विवेकानंद, ये सब आपकी दैनिक जीवन की बहुत सारी समस्याओं को भी सुलझाते हैं अपनी ज़िंदगी के, अपनी कथाओं के माध्यम से, अपने ज़िंदगी के फ़लसफ़े के माध्यम, मतलब वो तो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने तो प्रैक्टिकली जो जो चीज़ें की है उसी से मैसेज आता है, उसी से एक आपकी टीचिंग आती है कि आपको क्या करना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में आपको कौन सा डिसीज़न लेना चाहिए। तो डिसीज़न मेकिंग में तो मदद करते ही हैं। एथिकल डायलेमा जहाँ आएगा कि आपको नैतिक दुविधा आ रही है, हमको इधर झुकना चाहिए इधर, तो भगवान कृष्ण तो अर्जुन को यही समझाते हैं ना कि घर वालों की तरफ झुकना चाहिए या फिर न्याय की तरफ झुकना चाहिए, जस्टिस करना चाहिए, सत्य की तरफ होना चाहिए, तुम्हें सत्य की तरफ होना चाहिए। वाकई में क्या है न्याय, क्या चीज़ है कि तुम ये देखोगे कि हम तो पितामह की गोद में खेले थे, ये तो हमारे गुरुजी हैं, ये तो हमारे परिवार के रिश्तेदार हैं, इनको हम कैसे, वो तो हथियार डाल के बैठ गया था अर्जुन, तो उसमें प्राण किसने फूके थे, उसका पूरा इमोशनल इंटेलिजेंस को इमोशंस को इमोशनल इंटेलिजेंट में कन्वर्ट किया था ना। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के सबसे फर्स्ट टीचर तो कृष्णा है, भगवान कृष्ण ही है, ठीक है, वो गीता है। तो वो तो आपको डायरेक्ट पढ़नी है, लेकिन जो और बाकी कथाएं हैं, जो फालतू के पाखंड हैं, अंधविश्वास हैं, वो तो कहीं काम नहीं आते, ना ही उसका कोई सवाल आता है। वो तो बकवास चीज़ है, वो पहले के समय में भी बकवास थी और आज भी बकवास है और फ्यूचर में भी रहेगी। उसका कोई मतलब नहीं है, चमत्कारों का कोई मतलब नहीं, अंधविश्वासों का कोई मतलब नहीं, पाखंड का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये तो मामला पूरा साफ है। तो सिविल सर्विसेज के इसमें तो ये जो हम बता रहे हैं, या तो किताबों से ले लो, या फिर अगर आपको थियोलॉजी और फिलोसॉफी से लेना है तो उधर से ले लो। तो फिर हमारे गुरुजी की किताब जो है पूरी फिट बैठेगी, क्योंकि वो तो पूरे रैशनल हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट के हिसाब से चलते हैं, तो हम तो उन्हीं को फॉलो करते हैं, ठीक है। साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के आधार पर बात करते हैं, तो वहाँ तो अंधविश्वासों का वैसे ही कोई मतलब नहीं है ना। तो गायत्री परिवार तो एक सबसे बड़ा वैसे ही एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है, बहुत बड़ा सुधारवादी आंदोलन है, और उसने तो पूरा बदल के रख दिया है पूरे देश को, ठीक है ना। और बड़ी संख्या है, मामूली संख्या नहीं है, बहुत बड़े संख्या में फॉलोअर्स हैं, तो उसका फ़ायदा आपको मिलता है। यहाँ आते हो आप इस मंच पे तो उसका फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए ग्रोथ में जो ग्रोथ निगेटिव होती है क्या, नहीं, ग्रोथ अपनी जगह ठीक है, राज्य की मजबूरी हो सकती है ग्रोथ करना, ग्रोथ भी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बताया आपको वर्टिकल है, लेकिन ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है। एक में संख्यात्मक होता है, दूसरा गुणवत्तापूर्ण होता है, आंकड़े होते हैं ना उसमें, इसलिए वो क्वांटिटेटिव है। ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव, और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव। इसलिए डेवलपमेंट को पढ़ने वाले डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, विकास अर्थशास्त्र के नाम से पढ़ते हैं, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ठीक है। ग्रोथ का मतलब होता है वेलफेयरिज्म, और ये जो क्लीन एयर और तमाम लिस्ट दी, तो सॉरी, डेवलपमेंट का मतलब, और ग्रोथ का मतलब होता है प्रॉफिट या मर्केंटलिज्म, वाणिज्यवाद। प्रॉफिट के लिए मर्केंटलिज्म, अकाउंटेंसी, जो कॉमर्स वाले अकाउंटेंसी पढ़ते हैं वो,
कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करना, ये जो एमबीए वाले सिखाते हैं ना वो चीजें ग्रोथ वाली, और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले सिखाते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो एमपीए भी होता है और एमबीए भी होता है, मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो एमबीए हो गया, और ये हो गया एमपीए। तो जेनी जिससे आप इग्नू से कभी करोगे तो एमपीए होता है, मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट बहुत पॉपुलर है किसमें, सिविल सर्विसेज में। तो आप जो लोक सेवा में आते हो पब्लिक सर्विस में, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसलिए आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट लोगे तो वो डिफरेंस पूछता है, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो व्हाट इज प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन? एमबीए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। किसी एक कंपनी को चलाना तो वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, वहाँ प्रॉफिट की बात की जाती है, प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट की बात की जाती है, वहाँ सेवा की बात नहीं की जाती। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सर्विस की बात की जाती है। तो ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, निजी प्रशासन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन ग्रोथ, और डेवलपमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो एमबीए और एमपीए में जो अंतर है वो यहां आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसको इमोशनल इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं होती, उसको एनालिटिकली इंटेलिजेंट होने की जरूरत होती है आंकड़ों में, क्योंकि उसको जिंदगी ग्रोथ की स्टडी करने वाले को स्टेटिस्टिशियन होना पड़ेगा, आंकड़ों से खेलना है, आंकड़ों में वो बताएगा। इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं वो किसका भला करते हैं, बिजनेस वालों का या जनता का? टैक्स बचाते हैं ना, वो बड़े लोगों का टैक्स बचाते हैं, करोड़ों में टैक्स बचाते हैं। इसका मतलब सरकार को चूना लगाते हैं, सरकार की जो कमाई है उसको आधा कर देते हैं इस देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो वो ग्रोथ वाले हिस्से में है, न कि डेवलपमेंट। सरकार के पास पैसा ज्यादा आएगा तो फिर डेवलपमेंट होगा ना, डेवलपमेंट किससे होगा? पैसा ज्यादा आएगा तो उससे होगा। सरकार के पास वेलफेयर स्कीम चलाने के लिए पैसा ज्यादा होगा, बजट में स्कीम चलाने के लिए पैसा ज्यादा होगा, प्रोग्राम चलाने के लिए ज्यादा पैसा होगा, गवर्नमेंट स्कूल्स बनाने के लिए ज्यादा पैसा होगा। तो आपको पूरा अंतर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो जीएसटी जो कंसेप्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है? सोच के बताओ। वन नेशन वन टैक्स, यस। जीएसटी का कलेक्शन तो ग्रोथ से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, यानी उसको जो पैसा आएगा वो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना एक तरह से, क्योंकि अब वो कंपनसेशन तो खत्म हो गया 2022 में, 5 साल का। पहले ऐसा था कि जाओ जिनको जीएसटी में लॉस होगा उसको कंपनसेट करेगी गवर्नमेंट 5 साल तक, वो तो खत्म हो गया। तो अब वो डेवलप, शुरू में तो वो ग्रोथ का पार्ट रहा, लेकिन अब वो डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स हो गया है, विकासी अर्थशास्त्र, ठीक है। वन नेशन वन टैक्स, ये चीज है। काला धन वाकई में निकल आता डिमोनेटाइजेशन से तो वो डेवलपमेंट हो जाता, लेकिन नहीं निकला, इसलिए वो देखा जाए तो उन्हीं को सपोर्ट कर गया, पैसे वाले लोगों को सपोर्ट कर गया। क्योंकि किसी के पास 40 करोड़ रुपए थे तो वो भी चेंज कर लिए उन्होंने, जबकि वो बर्बाद हो जाना चाहिए था, क्योंकि उसके पास 40 करोड़ रुपए हैं, वो कागज हो जाना चाहिए था, उसका नोट जो है वो बेकार हो जाना था ना, क्योंकि 40 करोड़ आदमी कैसे चेंज कर सकता है। लेकिन आपने किसी को भी बर्बाद होते हुए नहीं देखा, किसी भी अमीर को बर्बाद होते हुए नहीं देखा। सबने अपना अपना पैसा चेंज करा लिया या सोना खरीद लिया, उसके बदले सोना खरीद लिया। और सोना जो ज्वेलर्स था, ज्वेलर्स ने कहा बोले ये 2 महीने पहले मेरा बिका था सोना, जबकि उसने कल ही रात को बेचा, और उसने 2 महीने पहले की बिक्री बता करके बैंक में चेंज करा लिया, है ना समझ। और उसने सोना रख लिया, 1-2 हज़ार रुपया कम रेट पे ले लिया होगा, ठीक है, या ज्यादा रेट पे ले लिया होगा, मतलब
थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लिया होगा, लेकिन उसका पैसा तो बच गया, ब्लैक मनी तो बच ही गया। कितने ज्वेलर्स को बैंक वालों ने लौटा दिया होगा कि नहीं, तुमको हम ऐसे बैंक अकाउंट में जमा नहीं कराने देंगे एक साथ इतना, क्योंकि उसका तो सोना बिका है, तो वो तो बता देगा मेरे पास रखा हुआ था, मैं नए नोट भी नहीं बदलवाना, मैं तो अपने अकाउंट में डाल रहा हूं। क्योंकि उसके जिसके पास सोना रखा हुआ था करोड़ों रुपए का, उसने तो बेच दिया ना, उसने सोना बेच दिया और कैश ले लिया, और उस कैश को बैंक में जाके जमा करा दिया अपने अकाउंट में, और टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को, तो वो तो वाइट मनी हो गया। अब तो वाइट मनी हो गया, तो ब्लैक मनी बचा कहाँ? तो ऐसी घटनाओं पे आपको समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा समझेंगे तो ये सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है थोड़ा सा इकोनॉमी का, इसको महसूस करने की चीज़ है कि कौन सी घटना जो है उसको कैसे लेना है। तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में कौन कौन लोग थे ऐसे जो, तो आप देख, मैंने आपको कीनीजियन इकोनॉमिक्स और वो सब पढ़ाया था। एडम स्मिथ, इनविजिबल हैंड, तो वो ग्रोथ वाले पक्षधर होंगे। कीनीजियन इकोनॉमिक्स, इंटरफेयर करना चाहिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट शुड इंटरफेयर इन पब्लिक पॉलिसी और तमाम चीज़ों में, खास करके फाइनेंशियल में। तो मार्केट में गवर्नमेंट आ जाए, जरा इंटरफेयर करे, केवल इनके, उसने तो कह दिया था ना कि लेसेस फेयर, एडम स्मिथ तो लेसेस फेयर के सपोर्ट में था, और उसने कहा कि भला तो हो ही जाएगा लोगों का ट्रिकल डाउन से, इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ आकर के मदद कर जाएंगे लोगों की, क्योंकि अमीर आदमी की ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ वाले ऐसा मानते हैं कि अगर ग्रोथ होगी तो फिर गरीब आदमी को फायदा होगा ही होगा, अपने आप होगा। जैसे मैं बता रहा था, परिवार का एक सदस्य अगर अमीर बनता है तो घर के सारे लोगों को फायदा होता है। लेकिन जनता के, किसी देश के मामले में भी ऐसा है कि किसी देश में यदि कोई अमीर बनता है तो उसका फायदा पूरे देश के लोगों को होता है? ऐसा होता है क्या? ये तो नहीं होता। देश के लोग तो गरीब ही रहते हैं, आ गया ना समझ में? तो उसी को तो ट्रिकल डाउन का फेल्योर बोलते हैं, इसलिए तो बोलते हैं कि इनविजिबल हैंड काम नहीं करता एडम स्मिथ का। तो फिर उसने कहा, कीन्स ने क्या कहा कि सरकार आ जाए जरा 1939 में, नहीं 33 में, 29 यानी कि पूरा 31 से लेके 40 तक कीन्स की थ्योरी, कीनीजियन इकोनॉमिक्स, FDR, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति। और फिर उन्होंने महामंदी से उबारा, 1930 का जो ग्रेट रिसेशन था उससे बाहर लेके आए अमेरिका को, है ना। अभी फिर बैंक डूब गया उनका, ठीक है। तो उस महामंदी से बाहर लेके आए। तो जब भी मंदी आएगी तो बैंकिंग कोलैप्स होगी, बैंकिंग जाएगी, और बैंकिंग क्राइसिस किसी भी देश में आ सकती है, कभी भी आ सकती है, ठीक है, कभी भी आ सकती। तो ये चीजें जो है मुझे लगता है कि ये क्लियर हो रही है। तो बहुत लंबा डिबेट है, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, अच्छा डिबेट है और बड़ा लंबा है। प्रोसेस के ऊपर, दोनों का प्रोसेस अलग है। एक और वर्ड आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। इसके 3 मायने होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है, डायरेक्टली पढ़ा जाता है। एक इन्वायरमेंट जब हम पढ़ते हैं तब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा जाता है कि इन्वायरमेंट को ठीक रखते हुए आप डेवलपमेंट करो। यानी ग्रोथ में तो इन्वायरमेंट का ख्याल रखना संभव ही नहीं है। ग्रोथ में तो आप इन्वायरमेंट का ख्याल रख ही नहीं सकते, उसमें तो इन्वायरमेंट को नुकसान होता ही है। डेवलपमेंट के मामले में ही इन्वायरमेंट का ख्याल रखा जा सकता है। तो एक तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पढ़ते हैं इन्वायरमेंट पढ़ते समय, तब हमारा आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। एक इकोनॉमिक्स पढ़ते समय में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ते हैं, इसमें इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, देखा जाए तो इन्वायरमेंट सेकेंडरी हो जाता है। और तीसरा पढ़ते हैं हम पॉलिटी में, जब हम पॉलिसी बनाते हैं, पब्लिक पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिटिशियंस कानून बनाएंगे संसद में या संविधान में, जब हम सुधार करेंगे या तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस चेंज करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं अमेंडमेंट, संशोधन।
कई बार संसद में नया कानून बनाते हैं, जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA। तो ये जब हम बनाते हैं तो ये तो हो गए स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या अमेंडमेंट्स, और तीसरा मैंने आपको बताया था प्रोग्राम्स, स्कीम्स, प्लान्स, गवर्नमेंट के प्लान या प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट या इस टाइप के प्रोजेक्ट। इन सब में जो बजटिंग होगी, जो पैसा दिया जाएगा, ये सब तो गवर्नमेंट ही करती है ना, ये सब चीज़ें। तो ये पॉलिटी का पार्ट हो जाएगा। ये किसका पार्ट? क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेयर हो गया मतलब पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया, गवर्नमेंट भी आ गई, तो पॉलिटी आ गया। तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्ट है पॉलिटी, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्ट है इकोनॉमी, एक है इन्वायरमेंट। तो 3 सब्जेक्ट में आपको ये, और अलग अलग सब्जेक्ट की लैंग्वेज अलग अलग होगी, क्योंकि प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। वहाँ प्रायोरिटी आप इन्वायरमेंट को दोगे, दूसरे में इकोनॉमी को दोगे। यानी इकोनॉमी में हम ख्याल रखेंगे पेड़ों का। तो अगर हमने 100 पेड़ काट दिए तो 100 नए पेड़ लगाएंगे, लेकिन जिन 100 पेड़ों को आपने काटा है वो इकोनॉमी में तो जस्टिफाई हो जाएगा। 100 पेड़ काटे, हमने 1000 लगा दिए, प्लांटेशन कर दिया, रिहेबिलिटेशन हो गया है, तो पुनर्वास कर दिया पेड़ों का। ये देखो 100 काटे 1000 उसमें ये ग्रोथ इकोनॉमी वाला, ग्रोथ इकोनॉमी वाला बोलेगा अरे 100 काटे तो 1000 लगाए ना भाई, 900 ज्यादा है। ये तो 100 ही थे, हमने तो 900 ज्यादा लगा दी एक्स्ट्रा। अब देखो, लेकिन वो जो 100 पेड़ थे उनमें कोई 40 साल पुराना था, कोई 200 साल पुराना था, कोई 150 साल पुराना था। वो अपने आप में एक इकोसिस्टम था, और उस पर न जाने कितने एनिमल्स थे, न जाने कितने उसके नीचे छोटे छोटे पेड़ पौधे थे, और उसकी जो इकोसिस्टम की सर्विसेज थी वो क्या, कल वो मैं जो बता रहा था उसमें इकोसिस्टम सर्विसेज भी जीडीपी में नहीं आएंगी। ठीक है, वो जोड़ लीजिएगा। जीडीपी में क्या क्या नहीं आएगा, तो उसमें इकोसिस्टम सर्विसेज जीडीपी का पार्ट नहीं होती हैं। ठीक है, इकोसिस्टम सर्विसेज फ्री होती है ना नेचर की, तो नेचुरल सर्विसेज को आप इसमें नहीं मानोगे जीडीपी में, क्योंकि वो तो कंटिन्यूअस मिलती रहती है, उसको मेजरमेंट भी नहीं कर पाओगे, इसलिए उसको नहीं जोड़ोगे। ठीक है, तो वो जो मैं बता रहा था कि वो आपने 100 पेड़ जो लगाए, 1000 पेड़, अब वो पता नहीं कब बड़े होंगे। उन्होंने तो न जाने कितने सीजन देख लिए हैं, आंधी तूफान देख लिए हैं, पता नहीं क्या क्या देख लिए हैं, और वो तो पूरी तरह से खड़े हुए हैं। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत को क्रॉस करके वहां तक पहुंचे थे ना। इनको तो आप जबरदस्ती सर्वाइव करवाना चाहते हो। और दूसरी चीज, वो जो पेड़ हैं वो तो हो सकता है 20 तरह के पेड़ थे, 100 पेड़ थे, वो 20 अलग अलग प्रजातियों के थे। आपने एक ही जैसे प्रजाति के 1000 पेड़ लगा दिया, 2 प्रजाति के 1000 पेड़ लगा दिए। उनकी जरूरत नेचर को है कि नहीं? नेचर तो रिजेक्ट कर देगी ना उसको, तो नेचुरल सिलेक्शन उनका होगा कि नहीं? तुम्हारे यहाँ ग्रोथ इकोनॉमिक्स की किताबों में बैठ करके, किसी दफ्तर में एसी में बैठ करके थोड़ी तय होगा कि कौन से पेड़ लगेंगे। नेचर सेलेक्ट करेगी ना कि वो किसको उगाएगी, किसको नहीं उगाएगी, किसको रिजेक्ट करेगी। वो तो नेचुरल सिलेक्शन का पार्ट है। तो ये जो वृक्षारोपण होता है, प्लांटेशन, ये कोई बड़ी अच्छी थीम नहीं है, सस्टेनेबल थीम नहीं है। ये कर रहे हैं लोग, और नेचर उनमें से कुछ को रिजेक्ट करती है, कुछ को अडॉप्ट कर लेती है। ठीक है, एडाप्टेशन आ जाता है और सिलेक्शन भी हो जाता है उनका, और वो बड़े भी हो जाते हैं। लेकिन इनमें अधिकांश इन्वेजिव स्पीशीज होती हैं। लोगों को नए पौधे लगाते समय पता भी नहीं है कि ये प्रकृति के लिए हानिकारक है, ये यहाँ का नेटिव प्लांट नहीं है, ये बाहर से आया हुआ हानिकारक प्लांट है। और इसलिए आप देखोगे कि यूकेलिप्टस लगा दिया लोगों ने भयंकर मात्रा, वृक्षारोपण के नाम पर, जो वाटर गजलिंग प्लांट है। कई सारी ऐसी लेंटेना और पता नहीं कौन कौन जो है ऐसी स्पीशीज हम लोग खेतों पे लगा देते हैं, जो एकदम हमारी फसल के लिए नुकसानदायक, बल्कि बीमारियां होती है उससे, और बल्कि जंगली जानवर मर जाते हैं। बकरियां खा जाती है, गाय खाती है, तो उसके पेट में गांठें बन जाती है, कैंसर हो जाते हैं, किसी का लिवर खराब हो जाता है किसी पेड़ को खाने से। वैसे पेड़ हम यहाँ लगा देते हैं हमारे खेतों में और जंगलों में लगा देते हैं प्लांटेशन के नाम पे।
तो प्लांटेशन में बहुत अकल होनी चाहिए, कौन सी इन्वेजिव स्पीशीज है, कौन सी नहीं है, कौन सी हार्मफुल है, केटल्स के लिए कौन सी ठीक है। तो हमारे बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से जो फिट है वो तो नेचर ने उसके आधार पे लगाया हुआ है ना। हम अपनी अकल से एक ट्रक में भर करके, ट्रैक्टर में भर के पौधे ले जाते हैं, तमाम लोग गड्ढे खोदते हैं, उसमें गाड़ देते हैं। हमको थोड़ी समझ है कि कौन सा पौधा के नेचर के लिए कितना फिट है, और वो चल पाएगा नहीं चल पाएगा, उसकी वजह से एनिमल मर जाएंगे तो पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए जंगलों में मरे पड़े मिलते हैं जानवर, हम समझ ही नहीं पाते कि इसका झंझट क्या है। इसलिए वो जो रिहेबिलिटेशन के नाम पर जो हम लोग रिप्लांटेशन, या यूं कहें कि जिसको हम एफॉरेस्ट्रेशन बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एफॉरेस्ट्रेशन, वो बिल्कुल ही रॉन्ग प्रोसेस है। अब बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट रॉन्ग तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन साइंटिफिक नहीं है, केवल इमोशनल है वो। कि कुछ लोग फोटो खिंचाते हैं पौधा उगा करके उसको पानी देते हुए कि हम पौधा लगा रहे, लेकिन तुम कहाँ लगा रहे हो? नेचर उगा लेगी, जिसको उगाना है वो उगा लेगी, तुम उसको नष्ट मत करो बस। तुमको कहीं नेचर का ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, नेचर अपना ख्याल रखना जानती है, तुम उसको तकलीफ मत दो। तुम डिलीट मत करो, एडिटिंग मत करो, कुछ भी ऐड मत करो, ऐड ऑन करने की जरूरत ही नहीं है, तुम डिलीट मत करो, काटना बंद कर दो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसलिए कंसेप्ट आपको समझ में आया हो, जाके पढ़िएगा इंडिया की इन्वेसिव स्पीशीज, आपको आश्चर्य होगा। आपके आसपास सारे पौधे हैं वो जो यहाँ के नहीं हैं, ब्राजील के हैं, यहाँ सूट ही नहीं करते, यहाँ के एनिमल्स को सूट नहीं करते, बल्कि वहाँ पे भी नहीं करते। लेकिन वहाँ अधिकांश चीजें जो थी वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स थी, जलकुंभी भी, वाटर हाइसेंथ भी। ये सब लोग अपने घरों में जो फाउंटेन लगे होते थे उसमें पानी भरा रहता है, तो वहाँ कुछ पौधे अच्छे लगते थे। आज हमारी वो सबसे बड़ा सरदर्द है कि वो लाए थे अपने बगीचे में लगाने के लिए और वाटर पुल में लगाने के लिए लेके आए थे, लेकिन अब वो आज प्रॉब्लम हो गई, इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। पढ़िए उनकी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है, 40 पौधे हैं ऐसे जो आपको दिख जाएंगे भोपाल में, और बड़ी मात्रा में दिखेंगे। आपको आश्चर्य होगा, अच्छा ये हमारे यहाँ का नहीं है, ये ब्राजील का है, ये अफ्रीका का है, ये अधिकांश नॉर्थ अमेरिका के हैं। और वो किसी जंगल में कहीं एंडेमिक होते थे, लेकिन किसी को सुंदर लगे तो उन्होंने ला के पानी में लगाया, वहाँ से अंग्रेज आए या हमारे कोई लोग गए तो वो वहाँ से मुगल काल में, अंग्रेजों के काल में यहाँ ले आए, उनको लगा कि ये डेकोरेटिव प्लांट्स हैं, सुंदर दिखते हैं, लेकिन वो पूरी बायोडाइवर्सिटी को खराब कर देते हैं, चौपट कर देते हैं। इन्वेजिव स्पीशीज। तो डेवलपमेंट इन सब चीज़ों का ख्याल रखता है, समझदारी के साथ विकास। आया समझ में? ग्रोथ में ये सब चीज़ें नहीं जो ग्रोथ में वो काउंट करा देगा, 100 पेड़ काटे ना, ये 1000 गिन लो, गिनो 1000 है कि नहीं। अब बताओ ज़्यादा कौन सा हुआ, 100 ज़्यादा थे या 1000 ज़्यादा थे? अब वो बाकी लॉजिक समझने लायक भी नहीं है और उसको समझा भी नहीं सकते आप। और वो फोटो खिंचा लेगा, अखबार में आ जाएगा, लोग ताली पीट देंगे और चुनाव में खड़ा होगा तो जीत जाएगा। आ गया समझ में? डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में ये बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्या सही है क्या गलत है। उसके साथ ना तो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, ना रैशनैलिटी है, ना कानून है, ना कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो स्वतंत्रता संघर्ष की मूल भावनाएं तो बिल्कुल भी नहीं है। जो खास करके फ्रीडम स्ट्रगल में लोगों ने जो बलिदान दिए थे, कोई अपनी जान देगा कि आने वाले समय में लोग ऐसी नाटकबाजी करेंगे? उसके लिए कोई अपनी जान देगा? वो तो कैंसिल कर देता ना, फांसी पे चढ़ते हुए कैंसिल कर देता, लाओ कहाँ साइन करने माफ़ी पे, मैं अभी करता हूँ, क्योंकि ये तो नमूने पैदा होने वाले हैं बाद में हमारे यहाँ, एक से एक नमूने पैदा होने वाले। इनके लिए प्राण वाण थोड़ी देना हमको। अगर उनको पहले से एहसास हो जाए कि ऐसे नमूने पैदा होंगे और वो देश चलाएंगे तो वो तो कैंसिल कर देते, अपना मरना ही कैंसिल। ऐसे कोई आज़ादी कराए उससे तो अंग्रेज ही अच्छे हैं, ये काले अंग्रेज हैं। इसलिए कहते हैं ना, काले अंग्रेज आ गए, गोरे अंग्रेज गए, काले अंग्रेज आ गए, क्योंकि नीतियां तो वही है ना, शोषण वाली नीतियां, एक्सप्लॉयटेशन, पॉवर्टी, अन ब्रिटिश रूल। कहाँ, कौन बोल रहा था? दादा भाई नौरोजी वहां पर। तो पॉवर्टी तो आज भी बनी हुई है। ब्रिटिश रूल कहाँ है? अब तो इंडियंस का रूल है। गरीबी कहाँ? गरीबी तो है ना, गरीबी अभी भी है, अभी भी लोग भूख से मरते हैं, इलाज के बिना मरते हैं, एम्बुलेंस नहीं मिलती, लोगों को डेड बॉडी कंधे पे ले जाते हैं, अभी भी सोशल मीडिया पे वायरल होता है।
आपका काम कभी थाने में, हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में पड़ जाए तो अपने आप बुद्धि खुल जाएगी। किसी दिन जाके देख लो। नहीं भी कोई बीमार है तो पूछताछ करके देख लो। कोई अपराध नहीं हुआ है, आपकी पिटाई नहीं हुई है, और फिर भी थाने में बात करके देखो जरा जाके। कोई सीधे मुंह बात नहीं करता, काटने को दौड़ते हैं और पैसा मांगते हैं। हॉस्पिटल में जाके देखो, आपका कोई बीमार नहीं, लेकिन ऐसे ही बात करके देखो, डॉक्टर से, नर्स से बात करके देखो। देखो कैसा व्यवहार होता है उनका, आपको पता चल जाएगा। और असली में आपका काम पड़ गया और आपका परिवार का कोई व्यक्ति है तो फिर तो आत्मा जाग जाएगी आपकी, अंदर से पुनर्जागरण हो जाएगा पूरा का पूरा। सारे महापुरुष की लिस्ट जो है आंखों के सामने से गुजर जाएगी। भगत सिंह, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, सब के सब आंखों से गुजर जाएंगे। और जिन पॉलिटिशियन से आप प्यार करते हो उनसे नफरत हो जाएगी। आपका काम तो पड़ जाए जरा, कभी कभी जाके देखो, आत्मा हिल जाती है उससे, हालत खराब हो जाती है। बड़ी बेदर्दी से, बहुत ही बेरहमी से, बहुत ही भ्रष्टाचारपूर्ण वातावरण है। मूर्ख भी हैं, दुष्ट भी हैं और भ्रष्ट भी हैं। 3 शब्द हैं उनके लिए, मूर्ख, दुष्ट और भ्रष्ट। अकल भी नहीं है, और दुष्ट एकदम भयानक किस्म के हैं और भ्रष्ट तो 1 नंबर के हैं। कभी पाला पड़ जाए तो करके देखो उनका उपयोग। बहुत ही खतरनाक प्राणी है। हमारे पास फोन आते हैं ना कि सर ये हो रहा है, इसको कैसे करें, ये इसमें तो ये कर रहे हैं। पैसा दे दिया है तो भी वो ठीक से ड्रिप नहीं चढ़ा रहा है। 4 जगह फोड़ दिया है, पाँव सूज गया, 4 जगह पाँव फोड़ दिया है, 4 जगह हाथ फोड़ दिए हैं, उससे अभी तक ड्रिप नहीं लग रही है। यानी मूर्ख है, ट्रेंड नहीं है, और दुष्ट भी है क्योंकि दया नहीं आ रही है। और पैसा तो ले लिया तो भ्रष्ट हुआ। तीनों चीज हुई कि नहीं? एफआईआर लिखने का पैसा भी ले लिया है, लेकिन उसको बिठा के चाय पिला रहा है। जिसने हमारी पिटाई की थी उसको बिठा के चाय पिला रहा है, और मुझे अस्पताल नहीं ले जा रहा है, मेरा खून निकल रहा है। तो तीनों चीज हुई कि नहीं? और पैसा भी ले लिया उससे। तो पुलिस वाला, अस्पताल, आत्मा जाग जाएगी। भारत की आत्मा वहाँ बसती है, वहाँ जागृत होती है। वहाँ जाकर के देखो। वो जब तक आपका काम ना पड़े तब तक ही आपके लिए सब कुछ अच्छा अच्छा है, फील गुड होता रहेगा। जिस दिन काम पड़ गया उस दिन समझ में आ जाएगा कि इससे बेकार जगह नहीं मिलेगी आपको, एकदम बकवास जगह है। काम पड़े तो, सरकारी सिस्टम से कभी काम पड़े तो समझ में आएगा। टेबल पे कोई मिलता नहीं। यूनिवर्सिटी में जाओ मार्कशीट वगैरह निकलवाने के लिए कुछ, ये तो आपको टेबल पे कोई बैठा हुआ मिलेगा? कभी नहीं मिलता। किसी खिड़की में आप जाओगे तो कभी आपको टाइम पे बैठा हुआ नहीं मिलेगा। सुबह से गए 11 बजे से 4:30 बज जाएगी, चाय की गुमटी पे मिल जाएगा, वो इधर मिल जाएगा, उधर किसी दूसरे के दफ्तर में यहाँ वाला आदमी दूसरी जगह मिल जाएगा। अगर आपकी कोई पहचान नहीं है, अगर आप ऊपर से पैसा नहीं पहुँचा हो, तो आप अपना समय पे मार्कशीट नहीं निकाल सकते, या कुछ वहाँ जो सुधार करने गए वो नहीं कर सकते। किसी भी दफ्तर में चले जाओ, 1 नंबर का भ्रष्ट वातावरण। और कांग्रेस की सरकार थी या बीजेपी की सरकार थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकारें आती जाती रहती है, लोग वही रहते हैं, और अब तो मंत्री और विधायक भी वही रहते हैं। क्योंकि वो उधर चले जाते हैं। वो चुन के इधर आए थे, चले गए उधर, तो वो भी चेंज नहीं होते। अभी देखो आपके मंत्री, ये मंत्री मंत्री मंत्री, पहले भी वही विभाग था, बाद में भी वही विभाग है। जबकि सरकार तो बदल गई, मुख्यमंत्री भी बदल गया, लेकिन मंत्री का विभाग तो वही है। देखो आप, मध्य प्रदेश तो एग्जाम्पल, हम तो यहीं भोपाल में ही बैठे हैं, हम तो देखें, तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इसलिए ग्रोथ नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट। थोड़ा सा स्पीड कम होगी डेवलपमेंट में, लेकिन सब साथ चलेंगे। इसलिए आरएसएस में तो मंत्र है ना, सहनावस्तो सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु, कि सब साथ साथ भोजन करेंगे, साथ साथ चलेंगे, सब साथ साथ होगा। इसलिए तो उन्होंने नाम रखा है, सबका साथ सबका विकास। संगो शक्ति कलयुगे बोलते तो हैं आरएसएस वाले, संगठन में शक्ति है। कलयुग में तो वही शक्ति है, संगठन ही।
तो संगठन का मतलब क्या, सब साथ रहेंगे, सबके साथ समान व्यवहार होगा, सब लोग एक जैसा खाएंगे, एक जैसा पिएंगे और एक जैसा कर्म करेंगे और एक जैसे फल मिलेंगे सबको। बट ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा नहीं हो रहा है। वो तो उसी को तो विकास कहते हैं, उसी को विकास कहते हैं। ग्रोथ हो रही है। क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रही है, क्योंकि ग्रोथ जिसकी होगी वो एक टुकड़ा रोटी का कुत्ते को डालता है, वैसा रिश्वत के तौर पे डालेगा। बहुत छोटा टुकड़ा डालता है। बड़ा चीज आदमी कभी भी खुद 2 रोटी खाता है और 2 रोटी कुत्ते को खिलाता हो, ऐसा थोड़ी होता है। एक छोटा सा टुकड़ा कुत्ते के लिए डालता है, उतना ही हिस्सा पार्टी को मिलता है, नेताओं को मिलता है, अधिकारियों को मिलता है। तो कुत्ते से ज्यादा औकात नहीं है नेताओं की और अधिकारियों की उद्योगपतियों के सामने। इसको बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, क्रोनी कैपिटलिज्म और प्लूटोक्रेसी। जब हम डेमोक्रेसी के बजाय एक रूप देखते हैं तो उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। कंसेप्ट समझ में आ गया ना? ये है वाकई में, ये जो मैं बता रहा हूं ये आर्थिक आत्मा है। इकोनॉमिक स्पिरिट कह सकते हैं इसको, भारत का आर्थिक आत्मा। ठीक है, तो इसीलिए तो बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई, बहुत हिंदूवादी है, उसके बावजूद भी गाय कटना बंद नहीं हुई। गाय तो अभी भी कट रही है। पिंक रिवॉल्यूशन बोलते हैं उसको, गुलाबी क्रांति। यहाँ से बीफ बड़ी मात्रा में, बल्कि पहले से प्रोडक्शन और ज़्यादा होने लगा, एक्सपोर्ट और ज़्यादा होने लगा। दुनिया भर में हमारे यहाँ की गाय खाई जाती है। बोवाइन फैमिली, बोविडी, गोवंश जिसको बोलते हैं, बोविडी, बोवाइन फैमिली। तो गोवंश का मांस जो है उसको बीफ कहा जाता है। उसमें गाय, भैंस और मेल और वो जो बच्चे होते हैं उनके बछड़े, बैल जो होते हैं, मेल गाय जो है, वो सब के सब गोवंश। तो मटन, पोर्क और उसको छोड़ करके तो सारा वही बिकता है, वही एक्सपोर्ट होता है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ। फिर इमोशनल टच आ जाता और वो होता तो फिर पशु हत्या रुक जाती, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो 48 क्या कहता है, पशु बलि को रोकता है ना। और गांधी जी तो उसके समर्थन में थे कि पशु बलि रुकनी चाहिए। तो नेहरूवियन मॉडल में नहीं रुकी, इंदिरा गांधी के मॉडल में भी नहीं रुकी, तभी तो विनोबा भावे की डेथ हो गई। विनोबा भावे जो है उन्होंने भूख हड़ताल की थी। उन्होंने कहा था कि मैं फास्ट करूंगा और ये फास्ट तब तक, मेरी मौत तक नहीं रुकेगा अगर इंदिरा गांधी ने पशु बलि नहीं रोकी, यानी कि गोहत्या नहीं रोकी। तो दिवाली के दिन जो है वो डेथ हुई थी उनकी, मुझे याद है 83 में, 1983। मैं दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ता था और दिवाली के दिन हमारे यहाँ खाना नहीं बना था। तो मेरी मदर ने बताया था कि आज खाना नहीं बनेगा, हमारे दिवाली तो है लेकिन कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि आज विनोबा भावे जो हैं वो उनकी डेथ हो गई। आज उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वो गोहत्या बंद कराना चाहते थे और इंदिरा गांधी ने बात नहीं मानी उनकी, प्रधानमंत्री थी वो उस समय, तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिया। मोदी जी जब आए 2014 में तो गंगा शरण अग्रवाल जो थे, जीडी अग्रवाल, उन्होंने कहा गंगा साफ होनी चाहिए, गंगा का खनन बंद करो, गंगा में प्रदूषण बंद करो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो उन्होंने प्राण त्याग दिए, गंगा का कुछ नहीं हुआ, गंगा में ज्यों का त्यों है। बल्कि और हमारा 4 धाम प्रोजेक्ट और वो सब हमने शुरू कर दिया। बहुत ही भयंकर चीज़ है। हिमालय पूरा बर्बाद कर दिया हमने, डिविनिटी उसकी ख़त्म कर दी। शंकराचार्य जी ने जो 4 मठ बनाए थे वो साधना के लिए बनाए थे और दुर्गम इलाकों में बनाए थे ताकि मनुष्य पैदल यात्रा करके अंदर की शुद्धि करता हुआ वहां तक पहुंचे। तो अभी जो लोग जाएंगे बोले नहीं, अब आप तो टूरिस्ट बसेस जाएंगी और लाखों की संख्या में लोग जा सकते हैं, तो वो तो और उसको अशुद्ध कर देंगे। पहले खुद के अंदर की शुद्धि करते हुए वहां तक पहुंचना था, अब यहाँ से गंदगी लेके जाएंगे और वहाँ सब जाके डाल देंगे। तो हिमालय का पूरा कचरा कर दिया, तो पूरा सिस्टम, इस पे लोगों ने प्राण त्याग दिए, लेकिन सरकारों ने अपनी नीतियां नहीं बदली। इसलिए न तो बीजेपी न ही कांग्रेस न तो पर्यावरण का भला कर सकती हैं, न पशुओं का भला कर सकती हैं, न ही इंसानों का भला कर सकती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अमीर उद्योगपतियों का भला कर सकते हैं। ग्रोथ मॉडल की तरफ जाते हैं। नेहरूवियन मॉडल भी, इंदिरा गांधी का मॉडल भी, और एलपीजी तो है ही है।
मनमोहन सिंह का और नरसिम्हा राव जो एलपीजी लेके आए, जो हम रिफॉर्म बोलते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म बोलते हैं, आर्थिक सुधार बोलते हैं, तो वो तो इसको सपोर्ट करते ही हैं, ग्रोथ के लिए ही हैं। और ये अब नियो लिबरलिज्म, तो विकास को सपोर्ट करने वाला अभी तक कोई आया नहीं है। ठीक है, गांधी थे, गांधी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले थे, तभी तो वो कॉटेज इंडस्ट्री की बात करते हैं, तभी वो नशे के विरोधी थे, मद्यपान की भी बात वो करते थे कि आर्टिकल 48 में वो मांसाहार का विरोध करते थे, 47 में, उसी को तो हम गांधीयन मॉडल बोलते हैं ना, गांधीयन आइडियोलॉजी इन डीपीएसपी। जब हम डीपीएसपी में पढ़ते हैं तो गांधीवादी विचारधारा उसी से इन्फ्लुएंस थे, पर वो डीपीएसपी हैं, कानून से लागू होते नहीं। आ गया समझ में? और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ का तो बोला ही है कि स्टेट की ड्यूटी होगी कि वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देगा। यहाँ तो हो रहा है, बल्कि स्टेट सपोर्ट कर रहा है, उसको और करवा रहा है। बैंक अगर लोन देने को तैयार नहीं है तो पॉलिटिशियन सपोर्ट कर रहे हैं कि अरे भाई दो इनको, ये तो बहुत ज़रूरी आदमी है, यही तो काम का आदमी है, इसको तो देना होगा। तो पूरे डीपीएसपी की धज्जियां उड़ गई है। तो डीपीएसपी क्या है? ड्यूटी ऑफ स्टेट, ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब गवर्नमेंट और राज्य जो है अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है। ठीक है, खतरनाक चीज है जो मैंने आपको बताया, और ये सच्चाई है। और इसको गवर्नमेंट का भी कोई आदमी सुनेगा, मिनिस्टर सुनेगा या खुद एडमिनिस्ट्रेटर सुनेगा तो उसको रियलाइज होगा बात तो सही यही है। लेकिन जो इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले टीचर होते हैं वो बोलते हैं कि देखिए ऐसा है कि ये जो डेवलपमेंट की बातें कहने में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकल नहीं होती, कहने में बहुत अच्छी होती। आप कहीं कहोगे तो सब कहेंगे वाह वाह क्या बात है, बहुत जोरदार बात आपने कही, लेकिन ये चीजें प्रैक्टिकल नहीं होती। प्रैक्टिकल ग्रोथ मॉडल ही है, डेवलपमेंट मॉडल प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे रामचरितमानस का पाठ सुनने जाना, भागवत कथा सुनने जाना, ये सब अच्छा लगता है। भगवान ने ये किया, भगवान की लीला अपरंपार है, भगवान ये कर रहे हैं। लेकिन कथावाचक अगर बोल दे भगवान ने ये किया, ये चीज़ें धारण करो और जीवन में शामिल करो, तो आप कहेंगे नहीं, ये कहने सुनने की बात है। तभी तो जैन लोग प्रवचन सुनने, सबसे इस देश में सबसे ज़्यादा प्रवचन सुनने जैन लोग जाते हैं, उनके जो मुनि लोग आते हैं। वो जो आप देखते हो उनको सड़कों पे, दिगंबर वाले भी होते हैं, श्वेतांबर वाले भी होते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, और जहाँ पे भी रुकते हैं वहाँ प्रवचन होते हैं, और खास करके चातुर्मास में तो डेली होते हैं। और प्रत्येक जैनी जो है उसमें जाना पसंद भी करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा धन संपत्ति उन्हीं के पास है, जबकि वो बोलते हैं धन संपत्ति बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि कल का भी नहीं होना चाहिए आपके पास। अपरिग्रह क्या सिखाते हैं वो? अपरिग्रह। लेकिन वो सारे लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं महाराज का काम बोलने का है। ये बोलते हैं, ये सुनने में अच्छा लगता है, ये अपने को करना नहीं। ऐसा ना हो कि तुम दान दे आओ किसी दिन, बच्चों को समझाते हैं ये महाराज का काम है, ये बोलेंगे। और ये बस केवल इधर सुनना, इधर निकाल दे। ये महाराज भी बोलते, खुद ही बोलते हैं, मैं रोज बोलता हूँ, रोज बोलती हूँ, लेकिन तुम्हारे ऊपर मुझे मालूम है कोई असर नहीं पड़ेगा, अभी तुम इधर सुनते हो, इधर से निकाल देते हो, और उठते हो तो झटक के चल देते हो, बस जैसे कपड़े झटके, सारा ज्ञान भी यहीं झाड़ के चले गए। एक भी अपने साथ ले गए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, भगवान की कृपा हो जाएगी, तुम वाकई में जैनी हो जाओगे। जिनेंद्रिय, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया मतलब कोई आवश्यकता ही नहीं है, यानी अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, वो जो पांचों सत्य, अहिंसा और वो सब आ जाएगा। जैन पंच महाव्रत आ जाएंगे। ऐसा हिंदू धर्म के तो ये सब दर्शन तो ये लोगों ने मान लिया कि किताबों की वस्तु है। तो इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जो है वो चर्चा, वेलफेयरिस्टिक इकोनॉमी, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ये चर्चा केवल और केवल क्लासरूम की शोभा बढ़ाने के लिए, या मैं जो ऐसे लेक्चर दे रहा हूँ उसमें अच्छा लगता है कि काफ़ी अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि बाकी बिहेवियर में लाने के लिए जो है वो ग्रोथ मॉडल ही है। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से खेती करोगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप फर्टिलाइजर भी नहीं डालोगे,
कीटनाशक भी नहीं लगाओगे तो जो भिंडी तैयार होगी, जो लौकी तैयार होगा और जो खीरा तैयार होगा वो छोटा छोटा साइज का होगा। उसमें कई जगह कीड़ा लग जाएगा, कई जगह वो मुड़ जाएगा, एक शेप नहीं आएगा। लंबा और गोल लौकी जो होता है पूरा 2 किलो का एक ही लौकी, वो तो केमिकल से ही हो सकता है, केमिकल फॉर्मिंग, और वो ग्रोथ मॉडल है। इसलिए विकास मॉडल कौन सा है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन सा मॉडल है? डेवलपमेंट मॉडल है। और जो केमिकल ग्रीन रिवॉल्यूशन से जो तैयार हुआ था, मशीनों का खूब उपयोग करना, फर्टिलाइजर का खूब उपयोग करना, कीटनाशकों का, मिथाइल आइसोसाइनाइट, भोपाल गैस ट्रेजेडी कीटनाशक की वजह से ही हुई है, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में यहाँ फैक्ट्री लगाई गई थी पेस्टिसाइड की, और उसी में से वो गैस लीक हुई थी। उसी से 10,000 लोग एक रात में मर गए थे। तो वो हम तो ये जो शहर जिसमें रह रहे हैं, हम तो भुक्तभोगी है ना। ग्रीन रिवॉल्यूशन के साइड इफेक्ट यहाँ आए थे। तो ये विकास हुआ था, ग्रोथ हुई थी, क्योंकि 10,000 लोगों की बलि तो उसी दिन चले गए, और ढेरों लोग जो है वो अंधे हो गए, और पता नहीं आज भी परेशान है लोग, सांस लेने में दिक्कत आती है। लाखों लोग जो है उसमें चपेट में आए थे। छोटे छोटे साइड इफेक्ट तो हजारों लोगों में हुए हैं ना, तो आज भी परेशान है। तो बाकायदा हमने मध्य प्रदेश में एक मंत्रालय बनाया हुआ है, वहाँ कलेक्ट्रेट में चले जाओगे तो एक कमरा है पूरा गैस राहत का, गैस ट्रेजेडी वाला। तो बाकायदा विभाग बनाना पड़ गया, एक ऑफिसर डिप्टी कलेक्टर बिठाना पड़ गया हमेशा के लिए। तो मामूली काम थोड़ी हुआ वो, ऐतिहासिक घटना है, दुर्घटना पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है। भोपाल गैस ट्रेजेडी पूरी दुनिया में मानवीय त्रासदी है ना, और आर्टिफिशियल है, मैनमेड है, नेचुरल नहीं है। कोई भूकंप नहीं आया था, कोई ज्वालामुखी नहीं था, इंसानी करतूत है। मैनेजमेंट का फेल्योर, पॉलिटिक्स का फेल्योर, मीडिया का फेल्योर, और सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट का फेल्योर। यानी कि जो धन पशु है उसको, इंडस्ट्रियलिस्ट को धन पशु कहा गया। धन पशु जो वेल्थ के पीछे एनिमल बन गया। ग्रोथ मॉडल में धन पशु, उसकी पिपासा कभी खत्म ही नहीं होती, उसकी प्यास ही खत्म नहीं होती धन कमाने की। वो दुनिया का 1 नंबर हो जाए चाहे 2 नंबर, दुनिया का सारा धन उसको चाहिए, उसकी प्यास ही खत्म नहीं होती। उसको बोलते हैं धन पशु। ऐसे धन पशुओं ने ही तो जान ली है इतने लोगों की, क्योंकि उनको पैसा कमाना था। तभी तो उन्होंने मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दिया, गैस के स्टोरेज पे ध्यान नहीं दिया, कहाँ से लीक हो रही है, कंटेनर पुराने हैं तो अधिकारी बदलने थे, उसके सुपरवाइज़र बदलने थे, नौकरी पे ज़्यादा लोगों को रखना था, प्रॉपर मैनेजमेंट। तो क्या क्या चीज़ें निकल कर आए थे ग्रोथ मॉडल से। चेरनोबिल होंगे ग्रोथ मॉडल से, ये होंगे ग्रोथ मॉडल से हिरोशिमा नागासाकी होगा। डिजास्टर्स होंगे, मैन मेड डिजास्टर, एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर्स। आ गया समझ में? तो कब वो बहुत बड़ी डिबेट है, उसके साइड इफेक्ट्स ये वो, मैं तो घंटों बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई सा भी उदाहरण इससे दे सकता हूँ। ठीक है, ग्रोथ। इसलिए साबरमती आश्रम को जो बदला जा रहा है, जो जलियांवाला बाग का जो मॉडल बदल दिया है पूरा, वाराणसी का जो विश्वनाथ मंदिर वाला जो है, बाबा विश्वनाथ वाला जो पूरा कॉरिडोर बनाया है, महाकाल का जो लोक बनाया, महाकाल लोक, ये डेवलपमेंट है। पुराना जो महाकाल मंदिर, वो ये ग्रोथ है। वो पुराना जो महाकाल मंदिर में जो आपको एहसास होता था जब आप जाते थे, जब ये डेवलपमेंट के, ये ग्रोथ के काम नहीं हुए थे, वो आपको डेवलपमेंट लगेगा। आर्टिफिशियल लगने लग जाएंगे ना। साबरमती आश्रम में जाकर के गांधी जी का एहसास होना चाहिए, तो वो तो मिट्टी से लिपते थे, तो मिट्टी से लिपा हुआ ही होना चाहिए, तभी गांधी जी का एहसास होगा, क्योंकि वो उनका चरखा उसी पे रखा रहता था। और वहाँ चमचमाती हुई टाइल्स पे चरखा रखा रहेगा तो गांधी जी वाला भाव नहीं आएगा। जलियांवाला बाग में जो गोलियां लगी थी दीवारों पे, उनमें छेद हो गए थे। जनरल डायर ने जो फायर बोला था, वो लोग मरे थे, तो दीवारों पे जो गोलियों के निशान थे उनका फोटो ले लिया गया है और उसको म्यूजियम में वो फोटो लगा दिए हैं। अब आप, और असली दीवार जो है वो उस पर चिकना मार्बल आ गया।
इसलिए विश्वनाथ कॉरिडोर में जो बनारस की गलियों में जाकर के जो आप विश्वनाथ के, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते थे और वो जो भाव आता था समर्पण का, और वो अब वहां पर समोसा मिल रहा है, वहां चाउमीन मिल रहा है, फूड कोर्ट है, और उसके बाद बाबा विश्वनाथ, तो वो वाला भाव नहीं आ सकता ना। जैसे कि इलेक्ट्रिक तरीके से जो अपन किसी को जलाते हैं, हमारे परिवार के परिजन को, और एक बकायदा अंत्येष्टि करते हैं, तो उस अंत्येष्टि में जो विदाई का भाव आता है, उसमें तो 5 मिनट में वो धुआं निकल जाता है उसका, और वो आपको एक ट्रे पकड़ा देता है, इसमें आपके पिताजी की अस्थियां, उसमें तो तीसरे दिन लेने जाते हैं ना अस्थियां। काफ़ी देर तक लोग चिताओं को देखते हैं, शमशान वैराग्य आता है, कई लोगों को भाव आता है, ये आदमी तो करोड़पति था, देखो जल रहा है। अब हमें देखो, अब हम जो है पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और होना तो यही वाला है। उसी से तो समाज में सुधार आता था, वो सब चीज़ें थी। तो क्या फिर लकड़ियां जलानी चाहिए? नहीं, ठीक है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से इलेक्ट्रिक वाला ठीक है, बट यहाँ इलेक्ट्रिक ग्रोथ हो गया और चिता जलाना डेवलपमेंट हो गया। अब उसको एनवायरमेंट में ले जाएंगे तो वो जरूर नेगेटिव जाएगा थोड़ा, लेकिन यहाँ बात समझ रहे हैं, उसमें परंपराएं, संस्कृति की खुशबू आती है, मिट्टी की खुशबू आती है। आप जो गली कूचे में वाराणसी में चाय पीते थे, या किसी आदमी के यहाँ जाके समोसा या कचौड़ी खाते थे, गली के हलवाई के यहाँ, वो टेस्ट आपको फूड कोर्ट में नहीं आएगा, क्योंकि मैकडोनाल्ड आ जाएगा वहाँ पे। थोड़े दिन बाद बाबा विश्वनाथ को भी चिकन खिला देगा, चढ़ा देगा। भाई जमाना बदलते देर नहीं लगेगी, कोई भरोसा नहीं। तुम्हारी परंपराएं जो है, अगर उनको आप बदल दोगे, ठीक है, ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जनसंख्या की ये डिमांड थी, टूरिज्म की डिमांड है। बोले विदेशी टूरिस्ट आते हैं, उनको बहुत दिक्कत आती, वॉशरूम वगैरह ठीक नहीं थे, तो वॉशरूम ठीक कर लो, थोड़ा फूड कोर्ट बाहर बना लो। लेकिन अभी जो हो रहा है ये सब डेवलपमेंट नहीं है, ग्रोथ। डेवलपमेंट में मूल भावना बनी रहती है, इमोशंस, मानवीय संवेदनाएं बनी रहती है, पवित्रता बनी रहती है, सांस्कृतिक मूल्य बने रहते हैं, और मिट्टी की खुशबू बनी रहती है। आया समझ? तो बहुत अलग तरह की बात है। इसलिए गांधी का चरखा टाइल्स पे रखा रहेगा अच्छा लगेगा, मिट्टी से लिपे हुए उनके बरामदे में रखा होगा, और ऊपर कवेलू होंगे, कच्चा होगा। तो आश्रम वो होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिपेयर कर लो, और वो तो किया ही हुआ था। लेकिन साबरमती आश्रम को जब पूरा बदल दोगे और सब तरफ चमकीला हो जाएगा, तो फिर ऐसा लगेगा यहाँ एक अय्याश आदमी रहता था, कोई गांधी नहीं रहता था, कोई संत तपस्वी आदमी नहीं रहता था, महात्मा नहीं रहता था, बदमाश आदमी का घर है ये बदमाश आदमी का आश्रम लग रहा है। तो आश्रम की पवित्रता, तो लोगों को आपको देखना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा उस पर भी ले गया, डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है। तो डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स और ग्रोथ। चलिए, मुझे लगता है काफ़ी पर्याप्त है, बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए मैंने, मेरे पास तो बहुत है, मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गुहम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की